नमस्कार दोस्तों, मैं कहानी वाला स्वागत करता हूं आप सभी का इस सफर में। चलिए इस सफर का आगाज करते हैं पहली कहानी के साथ। आज जो कहानी मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं उस कहानी का नाम है आर्टिस्ट लोग। इसको लिखा है सादत हसन मंटो ने। जमीला को पहली बार महमूद ने बाग जिन्ना में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुर्के पहने थे मगर नकाबें उल्टी हुई थी। महमूद सोचने लगा ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतन होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर के भी देखा। इसके अलावा एक दो बार उसको अपनी आंखों से इशारे भी किए मगर जमीला ने उसे दरखूर एतना न समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफी खूबसूरत थी मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस की होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते आए और जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, यह लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूं ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रुएदाद में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि तफसील तलब है। किस्सा मुख्तसर ये है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बमुशक्कत की सजा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील न कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातें करना चाही तो क्या जुर्म है जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद बमुशक्कत भुगत रहा है। जेल खाने में वो कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया भी। उसको मुसव्वरी का शौक था लेकिन उससे वहां चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज थे, वालिदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। इन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर कहा, मैं आपसे मिलने आई हूं। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हां, मैं माफी मांगने आई हूं कि मैंने जल्दबाजी की जिसकी वजह से आपको यहां आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया। हाय इस जूद पशीमा का पशीमा होना। जमीला ने कहा, यह गालिब है? जी हां, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ कर दिया लेकिन मैं यहां आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरा घर नहीं सरकार का है। इसके लिए मैं माफी का ख्वासगार हूं। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खादिमा हूं। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुई जो मोहब्बत के अहद व पैमान थी। जमीला ने उसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में इन दोनों की मोहब्बत उस्तेवार हो गई। जमीला ने महमूद को एक रोज बताया, मुझे मौसीकी सीखने का शौक है। आजकल मैं खां साहब सलाम अली खां से सबक ले रही हूं। महमूद ने उससे कहा, और मुझे मुसव्वरी का शौक है। मुझे यहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ नहीं, मशक्कत से मैं घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फन की तरफ मायल है उसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है न रोगन है, कोई कागज है न पेंसिल, बस चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखें फिर आंसू बहाने लगी।
बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, आप बाहर आए तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी, उसी काले बुर्के में जो अब भूसला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर लें। चुनांचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पुरमुसर्रत जिंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्वरी का शौक पूरा करे। जमीला खां साहब सलाम अली खां से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्वरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। इसके बाद सारा असासा खत्म हो गया और नौबत फांकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट शैदाई थे। वो समझते थे कि फांके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मेराज तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो अपनी मुफलिसी के जमाने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को यह मुद्दा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने यह सुनकर उससे कहा, नहीं, ट्यूशन विशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। उसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान, गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने फूसड़े निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। जमीला ये सुनकर खुश हुई, लेकिन मेरी जान, आप मुसव्वरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है, इसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए, फिर खाना पीना भी है, इसका खर्च अलहिदा है। मैंने फिलहाल मौसीकी की तालीम लेना छोड़ दी है, जब हालत मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो उसके पर्स में 15 रुपए थे, जो उसने अपने खाविंद के हवाले कर दिया और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है। ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिली है, आप मुसव्वरी का फन सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करना चाहिए। जमीला ने खास अंदाज में कहा, हाय, मैं आपकी गैर हूं। मैंने अगर कहीं थोड़ी देर मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर्ज ही क्या है? बहुत अच्छे लोग हैं। जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और ज़हीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मजीद गुफ्तगू ना की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है, खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन खसीस था, सिर्फ 25 रुपए दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई, तो फिर काफ़ी अमीर आदमी हो जाएंगे आप। महमूद ने उससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपनी खाविंद की टाई की गिरह दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है। 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे, फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके सर के बालों में धुनकी हुई रुई का गुबार इस तरह जमा था जैसे किसी उधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफ़ेद बाल। महमूद ने उससे इस्तफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जनंग फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने, जो महमूद की नई रज़ाई की पुरानी रुई को धूक रही थी, मुस्कुराकर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश भी नहीं रहता। महमूद ने हुक्के की ने मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये धुनकी हुई रुई का गुबार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक कश लगाया, जैसे कि तुम्हारे सर में मौजूद है। हम दोनों एक ही जनंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करूंगा एक नई कहानी के साथ।
नमस्कार दोस्तों, मैं कहानी वाला फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी जो मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं, उस कहानी का नाम है आंखें, और इसको लिखा है सादत हसन मंटो ने। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थी। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थी, हरगिज नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज कर सकता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, इन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरी इस कहानी को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज ऑपरेशन कराने के बाद अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। यूं तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना भी नहीं आता मुझे, लेकिन अपनी बीवी के पहम इसरार पर मुझे जाना पड़ता कि मैं अपने मरने वाले अजीज को अपने खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम से ही मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बंबई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल में ले जाना पड़ा था। वहां कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा था। वहां मैं जिस आदमी से भी मिला लोहे के मानिंद सर्द और बेहिस था। हाँ, तो मैं उन आंखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला इनफिरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है अगर आप ये आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा ना होता। ये भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते निहायत वाहियात आंखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो बुर्का पहने हुई थी, मगर नकाब उठा हुआ था। उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में, जो बड़ी थी न छोटी, स्याह थी न भूरी, नीली थी न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता। लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूं। मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। इसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थी जो मुझे पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके न झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात यह थी कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक को पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ हैं। दरवाज़ा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तेज और तुंद आवाज आई, अरे कौन है, दरवाज़ा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। ओह, तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे ही मिलने आया था। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है। एक्सरे डिपार्टमेंट को पूछ रही थी। मैंने कहा, चलो मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुखसत किया। इसके बाद कमरे में हम सिर्फ 2 रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने इस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर हैं,
उन्होंने कहा था एक्सरे ले लो। डॉक्टर सादिक ने इससे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़े जोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियां नजर आईं। उस दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक उसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। इसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझे मुखातिब हुआ। छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर, जो काफी बड़ी बड़ी थी, दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज पर पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने बुर्का उड़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा। डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्ची पर लिखा और उसको दे दी। जाओ, ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर अपनी अंगियां में उड़स ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नजरों से देखा था। उसे जहां तक मैं समझता हूं, इस बात का यकीन था कि उस लड़की से मेरा ताल्लुक है। हालांकि जैसा आप जानते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगों के अड्डे पर पहुंची तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने एक गली का नाम लिया तो मैंने उसे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर तांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरेज का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त पोस्त दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था। लेकिन उसकी आंखें, वो बिल्कुल साबित और सालिम थी, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि इसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कोई देख लेगा, मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बैठा दिया और मैं खुद अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो हूं। मंटो? ये मंटो क्या होता है? कश्मीरियों की एक जात है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंग वाय हैं। मैंने मुड़कर इससे कहा, ये तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज्यादा पुरकशिश हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थीं, बेहद पुरकशिश थीं। मालूम नहीं उनमें क्या चीज थी जो कशिश के बाइस थी। मैं इससे पेशतर अर्ज कर चुका हूं कि वो कतन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खब रही थी। मैंने जसारत से काम लिया और इसके बालों की एक लट को, जो कि उसके माथे पर लटक रही थी और उसकी एक आंख को ढांप रही थी, उंगली से उठाया और उसके सर पर चस्पा कर दी। इसने बुरा ना माना। मैंने और जसारत की और इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी उसने कोई मुजाहमत न की और अपने साथी लड़के से मुखातिब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया, इस बाजार में। टांगे ने उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा। टांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूंकि गड्ढे थे, इसलिए जोर के धचके लग रहे थे। बार बार उसका सर मेरे कंधों से टकराता था और मेरा जी चाहता था कि उसे अपने जानू पर रख लूं और उसकी आंखें देखता रहूं। थोड़ी देर के बाद इनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफा बैठी रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीब और गरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने उससे पूछा, कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। ये खड़ा तो है। अच्छा, ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहैयर था
पिछली नशिस्त पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद क्यों नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता। ये था आज का अफसाना, आंखें। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। मैं अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं कहानी वाला फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी जो मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं, उस कहानी का नाम है खोल दो, और यह अफसाना है सादत हसन मंटो का। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, बहुत से घायल हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों ओर मर्द, औरतों और बच्चों का ठाठे मारता समुद्र देखा तो उसके सोचने समझने की शक्तियां कमजोर हो गईं और वह काफी देर तक मटमैले आसमान को टकटकी बांधे घूरता रहा। यूं तो कैंप में चारों ओर शोर सा मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यही समझता कि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। असल में उसके सारे होशो हवास शिथिल हो चुके थे, बल्कि पूरा शरीर, सारा अस्तित्व शून्य में लटक गया था। मटमैले आसमान की ओर बिना किसी उद्देश्य के देखते देखते सिराजुद्दीन की नजरें सूरज से जा टकराई। तेज रोशनी उसके जर्जर शरीर की नस नस में उतर गई और वह जाग उठा और उसके दिमाग में एक के बाद एक कई तस्वीरें घूम गई। लूट मार, आग, भाग दौड़, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और उसने पागलों की तरह अपने चारों ओर फैले हुए समुद्र को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वह सकीना सकीना पुकारता कैंप की धूल छानता रहा और कहीं भी उसकी जवान इकलौती बेटी का पता नहीं चला। चारों ओर एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां बिछड़ी थी। इसी सोच विचार में उसका दिमाग बार बार सकीना की मां की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी, और फिर इसके आगे वह कुछ न सोच पाता। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने ही दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहां थी, जिसके बारे में सकीना की मां ने मरते समय कहा था कि मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी से यहां से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। फिर सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था और उसे उठाने के लिए सिराजुद्दीन ने रुकना चाहा था। इस पर सकीना ने चिल्लाकर कहा था कि अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था और ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर कपड़ा निकाला। सकीना का ये वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन ये किसी भी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वह सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वह उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई भीतर घुस आए थे, तो क्या वह बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठाकर लेकर चले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। उसे हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों ओर जितने भी इंसान फैले हुए थे उन सभी को हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी सहायता नहीं की। आंसू न जाने कहां गायब हो गए थे।
6 दिन के बाद होशो हवास कुछ ठिकाने आए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी सहायता करने को तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लॉरी थी और बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उन्हें लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर थी। उम्र यही 17 बरस के करीब। आंखें बड़ी बड़ी, काले बाल और दाहिने गाल पर ना मोटा सा तिल है। मेरी इकलौती बेटी, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। राजाकार नौजवानों ने बड़ी हमदर्दी के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को विश्वास दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो 2-4 दिन में ही उसके पास पहुंच जाएगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की, जान हथेली पर रखकर अमृतसर चले गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन 10 दिन हो गए, सकीना उन्हें कहीं नहीं मिली। एक दिन वे इसी सेवाकार के सिलसिले में लॉरी पर अमृतसर जा रहे थे कि छराटे के पास सड़क के किनारे उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज सुनकर वह बिदकी और उसने सरपट भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने भी तुरंत लॉरी रोकी और उतरकर सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने उस लड़की को जा पकड़ा। देखा तो वह खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर एक मोटा सा तिल भी था। एक नौजवान ने उससे कहा, अरे घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग पीला पड़ गया और उसने कोई जवाब ना दिया। फिर जब बारी बारी सारे नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी घबराहट कुछ दूर हो गई और उसने मान लिया कि उसका नाम सकीना है और वह सिराजुद्दीन की ही बेटी है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लॉरी में बिठा लिया। एक ने तो अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वह बड़ी उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांपने की असफल कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली। वह दिन भर यहाँ वहाँ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वह बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की सफलता के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे विश्वास दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो वह 2-4 दिनों में ही उसे ढूंढ निकालेंगे। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में उन रजाकार नौजवानों को देखा। लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने आप पूछा, बेटा मेरी सकीना का कुछ पता चला क्या? सबने एक साथ कहा, चल जाएगा, और लॉरी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की सफलता के लिए दुआ मांगी और एक हद तक उसका जी हल्का हो गया। शाम को कैंप के एक कोने में सिराजुद्दीन निढाल से चुपचाप बैठा था कि उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। मालूम हुआ 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। पूछने पर पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसी को उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन न जाने क्यों उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के हवाले किया और चले गए। कुछ देर सिराजुद्दीन ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसकी ओर बढ़ा। एकाएक कमरे में रोशनी हो गई और सिराजुद्दीन लाश के मुरझाए चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखकर चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के कंठ से सिर्फ इतना निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की ओर देखा और उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा शरीर में हरकत हुई। बेजान हाथों से उसने अपना नाड़ा खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। और डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में डूब गया।
ये था आज का सादत हसन मंटो का अफसाना, खोल दो। आशा करता हूं आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास ये कुछ ऐसी कहानियां जो आपको लगता है कि समाज में बदलाव ला सकती हैं या समाज में सुधार ला सकती हैं, तो लिख भेजिए मुझे आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। अपनी कहानी भेजने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल का प्रयोग करें। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, मैं कहानी वाला स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। आज की कहानी जो मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं, उस कहानी का नाम है बारिश। इसको लिखा है सादत हसन मंटो ने। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जलथल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था उसकी फ्लैट के ऐन सामने। ये भी बड़ा मसरूर नजर आता था, हालांकि उसकी मुसर्रत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था, लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मगमूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। शाइन गुजर चुका था और बारान रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजो पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी न टपकाया हो। 2 साल पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, उससे मोहब्बत करना शुरू कर दिया। मगर एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दरखोर एतना न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांगिया पहनकर कि नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कहकहे सुनाई दी। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी से शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार हाइल थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही खदोखाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था जैसे कि उस रोज, जबकि बारिश हो रही थी। उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो तबान कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज बड़ी ललचाई नजरों से उनको देखा, बल्कि देखा ही नहीं, उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजर्बाकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों की शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा,
देर तक वो गौर करता रहा कि एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी, इसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनी भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जीवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गर्ज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जीवंत के खदोखाल नजर आ जाएं, तो उसने इन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। इसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला इसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम प्रवीण था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे यह भी यकीन था कि वो उससे मुल्तफित होगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पश्तकत झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर ना आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गर्ज से जा रहा था कि प्रवीण से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर की ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौके पर घबरा ही जाया करते हैं। उसने मोटर कुछ ऐसे बींडे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा और इसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे में ज्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातब किया था। प्रवीण के होंठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है और तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसलिए आपको ये जहमत दी। तनवीर ने कहा, अजी जहमत का क्या सवाल पैदा होता, मैं तो बस। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। प्रवीण अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। प्रवीण ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से चीख नुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए माफी चाहता हूं। प्रवीण ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? यह सवाल ऐसा था कि तनवीर इसका जवाब नहीं दे सकता था। आए बाएं शाएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। प्रवीण के गहरे सुर्ख लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में ना आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। चुनांचे वो इस बात को गोल कर गया। आपको मैं कहां ड्रॉप कर दूं? प्रवीण मुस्कुराई। आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी।
तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मगलूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों से अपने होंठ पैवस्त कर दिए और उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। प्रवीण ने कोई मुजाहमत ना की, लेकिन फौरन तनवीर को यह एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी नाशाइस्ता हरकत की है और गालिबन प्रवीण को उसकी हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? प्रवीण के चेहरे पर यूं खफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। प्रवीण ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो रंडियों का चकला है। जब उसने प्रवीण को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटकाकर ठीठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहां होती हूं, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो प्रवीण ने होठों पर थपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। ये थी आज की कहानी बारिश। आपको कैसी लगी मुझे बताएं कमेंट्स में। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात करूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, मैं कहानी वाला फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी जो मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं, उस कहानी का नाम है वो लड़की और इसको लिखा है सादत हसन मंटो ने। 4:15 बज चुके थे, लेकिन धूप में वही तेजी थी जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। उसने बालकनी में आकर बाहर देखा तो उसे एक लड़की नजर आई जो बज़ाहिर धूप से बचने के लिए एक सायादार दरख्त की छांव में आलती पालती मारे बैठी थी। उसका रंग गहरा सांवला था, इतना सांवला कि वो दरख्त की छांव का एक हिस्सा मालूम होता था। सुरेंद्र ने जब उसको देखा तो उसने महसूस किया कि वो उसकी कुर्बत चाहता है, हालांकि वो इस मौसम में किसी की कुर्बत की भी ख्वाहिश नहीं कर सकता था। मौसम बहुत ही वाहियात किस्म का था। 4:15 बज चुके थे। सूरज गुरूब होने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन मौसम निहायत जलील था। पसीना था कि छूटा जा रहा था। खुदा मालूम कहाँ से मसामों के जरिए इतना पानी निकल रहा था। सुरेंद्र ने कई मरतबा गौर किया था कि पानी उसने ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों में सिर्फ 1 गिलास पिया होगा, मगर पसीना बिला मुबालगा 4 गिलास निकला होगा। आखिर ये आया कहाँ से? जब उसने लड़की को दरख्त की छांव में आलती पालती मारे देखा तो उसने सोचा कि दुनिया में सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है न मौसम की। सुरेंद्र पसीने में लथपथ था। उसकी बनियान उसके जिस्म के साथ बहुत बुरी तरह चिपटी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसके बदन पर किसी ने मोबिल ऑयल मल दिया हो। लेकिन इसके बावजूद जब उसने दरख्त की छांव में बैठी हुई लड़की को देखा तो उसके जिस्म में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, उसके मसामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान खाकस्तरी था। कोई भी वसूख से नहीं कह सकता था कि बादल हैं
या महज गर्द गुबार। बहरहाल उस गर्द गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी और वो लड़की बड़े इत्मीनान से पीपल की छांव में बैठी सुस्ता रही थी। सुरेंद्र ने अब की गौर से उसकी तरफ देखा। उसका रंग गहरा सांवला मगर नक्श बहुत तीखे, इतने तीखे कि वो सुरेंद्र की आंखों में कई मर्तबा चुभे। मजदूर पेशा लड़की मालूम होती थी। यह भी मुमकिन था कि भिखारन हो, लेकिन सुरेंद्र उसके मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सकता था। असल में वो ये फैसला कर रहा था कि आया उस लड़की को इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में वो बिल्कुल अकेला था। उसकी बहन मरी में थी, माँ भी उसके साथ ही थी। बाप मर चुका था। एक भाई उससे छोटा वो बोर्डिंग में रहता था। सुरेंद्र की उम्र 27-28 साल के करीब थी। उससे कब्ल वो अपनी 2 अधेड़ उम्र की नौकरानियों से 2-3 मरतबा सिलसिला लड़ा चुका था। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मौसम की खराबी के बावजूद सुरेंद्र के दिल में यह ख्वाहिश हो रही थी कि वो पीपल की छांव में बैठी हुई लड़की के पास जाए या उसे ऊपर से ही इशारा करे ताकि वो उसके पास आ जाए और वह दोनों एक दूसरे के पसीने में गोता लगाए और किसी नामालूम जजीरे में पहुंच जाए। सुरेंद्र ने बालकनी के कटहरे के पास खड़े होकर जोर से खंकारा, मगर लड़की मुतवज्जह न हुई। सुरेंद्र ने जब कई मरतबा ऐसा किया और कोई नतीजा बरामद न हुआ तो उसने आवाज दी, अरे भाई, अरे जरा इधर देखो। मगर लड़की ने फिर भी उसकी तरफ न देखा। वो अपनी पिंडली खुजलाती रही। सुरेंद्र को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की की बजाय कोई कुत्ता होता तो वो यकीनन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता। अगर उसे उसकी ये आवाज़ नापसंद होती तो भौंकता। मगर उस लड़की ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। अगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सुरेंद्र दिल ही दिल में बहुत खफीफ हो रहा था। उसने एक बार बुलंद आवाज़ में उस लड़की को पुकारा, ए लड़की। लड़की ने फिर भी उसकी तरफ न देखा। झुंझलाकर उसने अपना मलमल का कुर्ता पहना और नीचे उतरा। जब उस लड़की के पास पहुंचा तो वो उसी तरह अपनी नंगी पिंडली खुजला रही थी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा हो गया। लड़की ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और सलवार नीचे करके अपनी पिंडली ढांप ली। सुरेंद्र ने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बैठी हूँ। क्यों बैठी हो? लड़की उठ खड़ी हुई। लो, अब खड़ी हो गई हूँ। सुरेंद्र बौखला गया। इससे क्या होता है? सवाल तो यह है कि तुम इतनी देर से यहाँ बैठी कर क्या रही थी? लड़की का चेहरा और ज्यादा सांवला हो गया। तुम चाहते क्या हो? सुरेंद्र ने थोड़ी देर अपने दिल को टटोला। मैं क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं घर में अकेला हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की के गहरे सांवले होठों पर अजीब गरीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेहरबानी? अरे काहे की मेहरबानी, चलो। और दोनों चल दिए। जब ऊपर पहुंचे तो लड़की सोफे की बजाय फर्श पर बैठ गई और अपनी पिंडली खुजलाने लगी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे गौर से देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसमें वो तमाम कौसें और वो तमाम खतूत मौजूद थे जो एक जवान लड़की में मौजूद होते हैं। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन इसके बावजूद उसका मजबूत जिस्म उसके बाहर झांक रहा था। सुरेंद्र ने उससे कहा, अरे यहाँ क्यों बैठी हो? इधर सोफे पर बैठ जाओ। लड़की ने जवाब में सिर्फ इस कदर कहा, नहीं। सुरेंद्र उसके पास फर्श पर बैठ गया। तुम्हारी मर्जी। अच्छा, तो अब ये बताओ कि तुम कौन हो और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी? मैं कौन हूं और दरख्त के नीचे मैं क्यों बैठी थी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने यह कहकर अपनी शलवार का पोंचा नीचे कर लिया और पिंडली खुजलाना बंद कर दिया। सुरेंद्र उस वक्त उस लड़की की जवानी के मुतालिक सोच रहा था। वो उसका और उन 2 अधेड़ उम्र की नौकरानियों का मुकाबला कर रहा था जिनसे उसका 2-3 मरतबा सिलसिला हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि वो उस लड़की के मुकाबले में ढीली ढाली थी, जैसे बरसों की इस्तेमाल की हुई साइकिलें, लेकिन इसका हर पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। सुरेंद्र ने
उन अधेड़ उम्र की नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। वो खुद उसको खींचकर अपनी कोठरियों में ले जाती थी। मगर सुरेंद्र अब महसूस करता था कि यह सिलसिला उसको अब खुद आगे करना पड़ेगा। हालांकि उसकी तकनीक से कतात नावाकिफ था। बहरहाल उसने अपने एक बाजा को तैयार किया और उस लड़की की उम्र में हमायल कर दिया। लड़की ने एक जोर का झटका दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सुरेंद्र एक बार फिर बौखला गया। मैं कुछ भी तो नहीं। लड़की के गहरे सावले होठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। आराम से बैठे रहो। सुरेंद्र आराम से बैठ गया, मगर उसके सीने में हलचल और ज्यादा बढ़ गई। चुनांचे उसने हिम्मत से काम लेकर लड़की को पकड़कर अपने सीने के साथ भी खींच लिया। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर सुरेंद्र की गिरफ्त मजबूत थी। वो फर्श पर चित्त गिर पड़े। सुरेंद्र उसके ऊपर था। उसने धड़ाधड़ उसके गहरे सावले होंठ चूमने शुरू कर दिए। लड़की बेबस थी। सुरेंद्र का बोझ इतना था कि वे उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। वह वजह मजबूरी वो उसके गीले बोसे बर्दाश्त करती रही। सुरेंद्र ने समझा कि वो राम हो गई है। चुनांचे उसने मजीद दराज दस्ती शुरू की। उसकी कमीज के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। उसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि उसने मदाफियत को अब फजूल समझा है। सुरेंद्र को अब यकीन हो गया कि मैदान उसी के हाथ रहेगा। चुनांचे उसने दराज दस्ती छोड़ दी और उससे कहा, चलो चलो आओ पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और उसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। साथ ही तिपाई पर एक तश्तरी में चंद माल्टे और एक तेज छुरी पड़ी थी। लड़की ने एक माल्टा उठाया और सुरेंद्र से पूछा, मैं खा लूं? हाँ, एक नहीं सब खा लो। सुरेंद्र ने छुरी उठाई और माल्टा छीलने लगा, मगर लड़की ने उससे दोनों चीजें ले ली। मैं खुद छीलूंगी। उसने बड़ी नफासत से माल्टा छीला, उसके छिलके उतारे, फांकों पर से सफेद सफेद झिल्ली हटाई, फिर फांकें अलहदा की। एक फांक सुरेंद्र को दी, दूसरी अपने मुंह में डाली और मजा लेते हुए पूछा, तुम्हारे पास पिस्तौल है? सुरेंद्र ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सावले होठों पर फिर वही अजीब और गरीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने ऐसे ही पूछा था। तुम जानते हो ना कि आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं। सुरेंद्र ने दूसरा माल्टा तश्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं, बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपने पिस्तौल से 4 मुसलमान मार चुका हूं, बड़े खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे वो जरा पिस्तौल तो दिखाना। सुरेंद्र उठा। दूसरे कमरे में जाकर उसने अपनी मेज का दराज खोला और पिस्तौल लेकर बाहर आया। ये लो, लेकिन ठहरो। और उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच ठीक कर दिया, क्योंकि उसमें गोलियां भरी थी। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सुरेंद्र से कहा, मैं भी आज एक मुसलमान मारूंगी। ये कहकर उसने सेफ्टी कैच को एक तरफ किया और सुरेंद्र पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और जान कूनी की हालत में करहाने लगा। ये तुमने क्या किया? लड़की के गहरे सावले होठों पर फिर से एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो 4 मुसलमान जो तुमने मारे थे, उनमें मेरा बाप भी था। यह था आज का अफसाना, वो लड़की। आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करूंगा एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं कहानी वाला फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। इससे पहले मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी कहानी को हर हफ्ते सुनते हैं, सुनाते हैं, जो अभी मुझे सुन रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप कहानी सुनने के बाद नीचे बताते हैं कि आपको कैसी लगी। इस चीज़ के लिए ये कहानी वाला आपका आभारी है। आज की कहानी मैं वादा करता हूँ आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी। ये कहानी कम मियाँ बीवी की बातचीत है। तो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बदतमीजी। इसे लिखा है सादत हसन मंटो ने। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको कैसे समझाऊं।
जब कोई बात समझ में ना आए तो उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप तो बस हर बात पर गला घोट देते हैं। आपने ये तो पूछ लिया होता कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। अरे भाई, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत? बस फ़कत लड़ाई मोल लेना चाहती हो और क्या? लड़ाई मैं मोल लेना चाहती हूँ कि आप? सारे हमसाए अच्छी तरह जानते हैं कि आप आए दिन मुझसे लड़ते रहते हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए तो 1 बरस तक मैं तुमसे कोई तल्ख बात की है ना शीरीं। शीरीं बात करने का आपको सलीका ही कहाँ आता है? नौकर को आवाज़ देकर बुलवाएंगे तो सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आप उसे गोली से हलाक करना चाहते हैं। भाई, मेरे पास बंदूक ही नहीं है। वैसे मैं ख़रीद सकता हूँ, मगर उसको चलाएगा कौन? मैं तो पटाखे से डरता हूँ। आप बनिए नहीं हैं, आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं चलेगा आपका। अब मैं फ्रॉड बन गया? आप हमेशा से फ्रॉड थे। ये फैसला आपने किन वजह पर कायम किया? आप जब 5वीं जमात में पढ़ते थे तो क्या आपने अब्बा जी की जेब से 2 रुपए नहीं निकाले थे? निकाले थे। क्यों? वही इसलिए कि भंगी की लड़की की ज़रूरत थी। इसलिए कि वो भंगी की लड़की बहुत बीमार थी। वालिद साहब से अगर कहा जाता तो वो कभी 1 पैसा भी ना देते उसे। मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि उनकी कोट से 2 रुपए निकाल कर उसको दे दूं। ये कोई गुनाह तो नहीं। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाब है। बाप की कोट पर छापा मारकर आप तो अपने ख्याल के मुताबिक जन्नत में अपनी सीट बुक कर चुके होंगे। लेकिन मैं आपको कह देती हूँ, उसकी सज़ा आपको इतनी कड़ी मिलेगी कि आपकी तबीयत साफ़ हो जाएगी। तबीयत तो मेरी रोज़ साफ़ की जाती है। अब इतनी साफ़ हो गई है कि जी चाहता है कि इस तबीयत को कीचड़ में लथपथ कर दूँ, ताकि तुम्हारा मशगला जारी रह सके। ये कीचड़ में तो आप हर वक्त लुटते रहते हैं। ये सरासर बहतान है। बहतान क्या है? हकीकत है। आप सर से पाँव तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। आपको किसी नफीस चीज़ से दिलचस्पी ही नहीं है। बात करेंगे तो गलाजत कि नहाते आप नहीं। गज़ब खुदा का, मैं दिन में 2-3 मरतबा नहाता हूँ। वो भी कोई नहाना है? बदन पर 2 डोंगे पानी के डाले, तौलिए से अपना नीम खुश्क जिस्म पोंछा और गुसल खाने से बाहर निकल आए। अमा 2 डोंगे तो नहीं, कम से कम 20 होते हैं। तो उनमें से भी क्या होता है? क्या आपने आज तक कभी साबुन इस्तेमाल किया है? और मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि साबुन जिल्द के लिए बहुत मुजिर है। क्यों? इसलिए कि इसमें ऐसे तेजाबी मादे होते हैं जो जिल्द का सत्यानाश कर देते हैं। मेरी जिल्द तो आज तक सत्यानाश नहीं हुई। आपकी जिल्द बड़ी नाजुक होगी। नाजुक होने का सवाल नहीं है, ये एक साइंटिफिक बहस है। मैं साइंटिफिक वाइंटिफिक कुछ नहीं जानती हूँ। बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप साबुन क्यों इस्तेमाल नहीं करते? भाई, तो मैं बता तो चुका हूँ कि ये मुजिर है, तो आप नहाते किस तरह हैं? देखो, नहाने का सिर्फ एक ही तरीका है। पानी डालते गए, नहाते गए, डालते गए, नहाते गए। जिस्म पर आप कोई चीज़ नहीं मलते। मेरा मतलब है, साबुन नहीं तो कोई और ही चीज़ मला करता हूँ। क्या? बेसन? अब वो क्या होता है? अरे भाई, चने का आटा। आपकी जो बात है निराली है। मैं तो आप ऐसे सनकी से खुदा कसम तंग आ गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ। एक काम करो, अपने मायके चली जाओ, वहाँ तुम्हें अपनी हम ख्याल मिल जाएगी। मैं क्यों जाऊँ? मैं यहीं रहूँगी। देखो, मैंने तुमसे आज ऐसे ही कह दिया क्योंकि तुम लाख मर्तबा मुझे धमकी देती रही हो कि मैं मायके चली जाऊँगी। मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊँगी। आज तुम्हारी तबीयत नहीं चाहती। आप मुझे चढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखो, मैंने तो कोई कोशिश नहीं की। अगर तुम चाहती हो कि कोशिश करूं तो यकीन मानो, तुम अभी टांगा लेकर स्टेशन पहुंच जाओगी। कोशिश करके तो देख लीजिए। मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हटूंगी। ये मेरा घर है। ठीक है, आपका है, आपके बाप दादा का है, लेकिन ये तो बताइए, मेरे बाप दादा का नाम मत लीजिए। इन बेचारों का क्या कसूर था? कसूर तो सारा मेरा है। लेकिन बेगम, तुम कभी कभी इतना गौर कर लिया करो कि मैंने आखिर तुम्हें कौन सा जानी नुकसान पहुंचाया है कि तुम लठ लेकर मेरे पीछे पड़ जाती हो। लठ तो हमेशा आपके हाथ में रहा है। मैं तो उसे उठा भी नहीं सकती हूँ। तुम तुम बड़े से बड़ा गुर्ज उठा सकती हो। तुम ऐसी औरतों में बला की क़ुव्वत होती हो। तुम उकाब हो, उकाब। तुम्हारे सामने मेरी हैसियत एक चिड़िया की सी है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आप चिड़िया हैं। सुबहान अल्लाह। जब कड़कते और गरजते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शेर दहाड़ रहा है। इस शेर को पहले एक नज़र देख लो। क्या देखूं? 15 बरस से देख रही हूँ। ये खाकसार शेर है क्या? शेर ही है, मगर खाक में लिपटा हुआ। इस तारीफ का शुक्रिया। अब आप ये बताएंगी कि आप कहना क्या चाहती थी? आप इतने लायक फायक बने फिरते हैं, समझिए कि मैं क्या कहना चाहती थी। तुम्हारी बातें तो सिर्फ खुदा ही समझ सकता है, मैं क्या समझूंगा। खुदा को बीच में क्यों लाते हैं?
खुदा को अगर बीच में न लाया जाए तो कोई काम ही नहीं हो सकता। बड़े आए आप खुदा को मानने वाले। खुदा को तो मैं हमेशा से मानता आया हूँ, वो ताकत जो दुनिया पर कंट्रोल करती है। कंट्रोल तो आप मुझ पर करते आए हैं। किस किस्म का? हर किस्म का। मैंने आज तक अपनी मर्जी के मुआफिक कोई चीज़ नहीं करी। कपड़े लेती हूँ तो उसमें आपकी मर्जी का दखल होता है। खाने के बारे में आपकी मर्जी चलती है, आज ये पके कल वो पके, इसमें तुम्हें एतराज़ है? एतराज़ क्यों नहीं? मेरा जी अगर कभी चाहता है कि उजड़ी खाऊं तो आप नफ़रत का इजहार करते हैं। छी, उजड़ी भी कोई खाने की शय है? आप क्या जाने कितनी मज़ेदार होती है। चूने में डालकर उसे साफ़ कर लिया जाता है, उसके बाद अच्छी तरह घी में तला जाता है। अल्लाह कसम मज़ा आ जाता है। लाहौल वाला, मैं ऐसी गलत चीज़ को देखना भी पसंद नहीं करता। और टिंडे, बकवास है बकवास। सब्जी की सबसे बड़ी तौहीन है। इनमें कोई रस होता है न लज्जत, बस फ़कत टिंडे होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो पैदा किस गर्ज के लिए हुए थे। निहायत वाहियात होते हैं। मैं तो अक्सर ये दुआ मांगता हूँ कि इनका वजूद सिरे से ही गायब हो जाए। बड़े बेजान होते हैं ये। उनके मुकाबले कद्दू फिर भी बेहतर है, हालांकि वो भी मुझे सख्त नापसंद है। आपको कौन सी चीज़ पसंद है? हर चीज़ में कीड़े आप डालते हैं। भिंडी आपको पसंद नहीं कि इसमें लैस होती है। गोभी आपको नहीं भाती, इसमें यह नुक्स निकाला जाता है कि बदबू होती है। टमाटर आपको अच्छे नहीं लगते इसलिए कि इसके छिलके हजम नहीं होते। तुम इन बातों को छोड़ो। टिंडे गोभी टमाटर जा जहन्नुम में। तुम मुझे ये बताओ कि मुझसे कहना क्या चाहती थी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आ गई। मैंने देखा कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास आकर बैठ गई। बड़ी नवाजिश है आपकी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहना होगा आपको। आपसे अगर कुछ कह भी दिया तो इसका क्या हासिल होगा? जो आगे आपको हासिल होता आ रहा है उसी हिसाब से आज भी हासिल हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ हासिल किए बगैर टलेंगी कैसे? मैं आपसे मैं आपसे खास बात करने आई थी। क्या? मैं मैं ये कहने आई थी कि मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊं। आप क्या समझाने आई थी मुझे? आपको तो खुदा समझाएगा। मैं ये कहने आई थी कि आप ना पतलून पहनकर उसके बटन बालकनी में बंद ना किया करें। पड़ोसियों को सख्त एतराज़ है और ये बहुत बड़ी बदतमीज़ी है। तो ये थी आज की कहानी, बदतमीज़ी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी ने आपको कहीं ना कहीं तो हंसाया होगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे बताएं लिखकर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी लिखी हुई कहानी को पढूं तो आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक